रामपुर में, इन सब जगहों पर थे। और आखिरकार यह कंपनी दिवालिया हो गई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया हो गई थी और इसके दिवालिया होने के बाद 1729 में इसके दिवालिया होने पर इसने अपनी सारी टेरिटरीज जो थी, जो भी इसके अंतर्गत अधिकार के अंतर्गत जो भी फैक्ट्रीज ट्रेडिंग पोस्ट्स आते थे, उन सब को इसने ब्रिटेन को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया था। इसके बाद हमने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा था, फ्रांस के बारे में देखा था। और हम लोगों ने देखा था रियूनियन आइलैंड, मॉरिशस, इन सब देशों को, इन सब क्षेत्रों को कैसे फ्रांस ने अपने नियंत्रण में ले लिया था, अपनी कॉलोनी बनाई थी। हमने गिरमिटियाज के बारे में पढ़ा था, इंडेंचर्ड लेबरर्स जो थे उनके बारे में पढ़ा था। और आगे भी ये रियूनियन आइलैंड के बारे में हम थोड़ा और पढ़ेंगे। अभी जब सेकेंड कर्नाटिक वार पढ़ेंगे तो वहाँ भी पढ़ेंगे कि इनका जो नेवल हेडक्वार्टर था ये यहीं पर था और ये बहुत ही दूर था बम्बई से। तो जब भी इनको नौसेना मंगानी होती थी, यहीं से मंगानी होती थी फ्रांस को, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका नौसैनिक हेडक्वार्टर मुंबई था, तो वहाँ से नज़दीकी थी और वो आसानी से अपनी नौसेना को भेजकर नियंत्रण करने में सक्षम हो पाते थे। फिर हम लोगों ने डोडो के बारे में जाना था कि ये एक्सटिंक्ट हो गया है। और हमने जाना था कि जो पहला कर्नाटक युद्ध था उसके पीछे इस महिला मारिया टेरेसा के उत्तराधिकार का प्रश्न था कि इनके पिता की मृत्यु के बाद इनके और इनके चाचा के दो बेटियों में से कौन रानी बनेगी, इस पर ही विवाद चल रहा था, जिसमें फ्रांस ने हस्तक्षेप किया था। और ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, हैब्सबर्ग एम्पायर, जिसे आप वर्ल्ड हिस्ट्री में भी जिनके बारे में पढ़ते हैं। और आखिरकार में इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। जब युद्ध की समाप्ति हुई थी तो यहाँ पर भी जो पहला कर्नाटक वार था वो समाप्त हो गया था और ये मारिया टेरेसा ही ऑस्ट्रिया की राजकुमारी बनी थी। यहाँ पर पहले कर्नाटक के युद्ध में हम लोगों ने देखा था कि एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, उसका नाम था सेंट टोमे की लड़ाई, जो 1748 में हुई थी। जिन्होंने कल नहीं लिखा था वे कृपया लिख लें कि सेंट टोमे की लड़ाई 1748 में हुई थी। सेंट टोमे की लड़ाई 1748 में हुई थी। यह लड़ाई पहले कर्नाटक के युद्ध का एक हिस्सा था। सेंट टोमे की लड़ाई यह पहले कर्नाटक युद्ध का पहला कर्नाटक युद्ध, जो कि 1746 से 1748 के बीच हुआ था, इसमें हुई थी ये सेंट टोमे की लड़ाई। और यह लड़ाई हुई थी 1748 में ही, 1748 में ही यह लड़ाई हुई थी। यह लड़ाई 1748 में ही हुई थी। यहाँ पर क्या हुआ था कि इस लड़ाई में, कृपया लिख लेंगे, इस लड़ाई में फ्रांसीसी सेना
ने कैप्टन पैराडाइज, फ्रांसीसी सेना ने कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में महफूज खान ब्रैकेट में लिख लेंगे महफूज खान ये कौन थे? महफूज खान की सेना को हराया था। ये कर्नाटक के नवाब की सेना थी। तो महफूज खान ब्रैकेट में लिख दीजिए कर्नाटक के नवाब महफूज खान नहीं थे बल्कि अनवरुद्दीन थे। तो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना को हराया था। अनवरुद्दीन की भारतीय सेना को हराया था। तो यह लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने एक तरह से स्पष्ट कर दिया कि बहुत ही छोटी सी ऑर्गेनाइज्ड और अत्याधुनिक हथियारों से लैस, उनके पास गन थे, बैनर थे, से लैस यूरोपीय सेना भारतीयों की बहुत बड़ी सेना को भी हरा सकती है। इसने साबित कर दिया था कि बंदूकों से लैस प्रशिक्षित और अनुशासित, ये लोग ड्रिल किया करते थे। फ्रांसीसी अपने सेना को ड्रिल कराया करते थे। ड्रिल का मतलब क्या होता है? अभ्यास कराया करते थे। तो प्रशिक्षित और अनुशासित सेना, छोटी सी भी प्रशिक्षित और बंदूकों से लैस प्रशिक्षित और अनुशासित यूरोपीय सेना एक बड़ी भारतीय सेना को हरा सकती थी। तो पहले कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था एलासपल की संधि से। किस संधि से हुआ था? तो एलासपल की संधि से। एलासपल की संधि, इस युद्ध का अंत एलासपल की संधि से हुआ। इस युद्ध का अंत एलासपल की संधि से हुआ। तो कब हुआ होगा एलासपल की संधि? कब हुई होगी? 1748 में। युद्ध 1748 तक चला है, 46 से 48। तो 1748 में ये और इस संधि में क्या हुआ कि फ्रांसीसियों ने क्या किया था? मद्रास पर कब्जा कर लिया था। तो मद्रास फिर से अंग्रेजों को मिल गया। अब आज हम लोग दूसरे कर्नाटक के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग दूसरे कर्नाटक के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखें, पहले थोड़ा सा नक्शा देख लें तो चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। ये देखें, ये है कर्नाटक। ये वाला आज का कर्नाटक नहीं समझ लीजिएगा, ये बीच में जो है
उससे थोड़ा कुछ हिस्सा मिलता है, लेकिन बहुत सारा तमिलनाडु वाला हिस्सा पुराने उस समय के कर्नाटक में था। तो ये देखिए, ये है कर्नाटक, ये है कर्नाटक, ये जो पूरा नीचे वाला एरिया है ये कर्नाटक है। यहाँ पे मद्रास है, यहाँ पर है, यहाँ पर मद्रास है। और मद्रास के बारे में हम लोगों को पता है कि यहाँ पर अंग्रेज़ों का फोर्ट सेंट क्या था, जॉर्ज। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। और यहाँ पर निज़ाम थे, इसके ऊपर निज़ाम थे, यहाँ नॉर्थ सरकार है, ये सब हम लोग जानेंगे। लेकिन हम लोग एक बार सबसे पहले देखते हैं कि जो पहला कर्नाटक का युद्ध कब हुआ, दूसरा कर्नाटक का युद्ध कब हुआ और तीसरा कर्नाटक का युद्ध कब हुआ। इसे लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे। कर्नाटक का युद्ध 3 बार हुआ, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला 1746 से 48, पहला 1746 से 48, दूसरा 1749 से 54, दूसरा 1749 से 54 और तीसरा 1756 से 1763, 1756 से 1763। तो देखिए, आपको याद करने में थोड़ी सी असुविधा हो रही होगी कि कैसे याद रहेगा। तो आप देखिए, 1947 में भारत आज़ाद होता है, 46 में ही कैबिनेट मिशन आता है। तो देखिए, उसी के लगभग यहाँ उसके ही 200 साल पहले कर्नाटक का युद्ध होता है। उसके ही लगभग 200 साल पहले, 200 साल पहले लगभग जो है कर्नाटक का युद्ध होता है। और ये कितने साल चलता है, तो 2 साल चलता है। और यह उसके कितने 1 साल बाद फिर से यह शुरू होता है, यह 5 साल चलता है और यह 7 साल चलता है। तो यह 2 साल चलता है, यह 5 साल चलता है और यह 7 साल तक चलता है। तो आपको ये याद रखना है कि कब हुआ, पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ और तीसरा कब हुआ। इस दोनों के बीच में ही आप देखें 1757 में अंग्रेज़ों ने, तीसरे में आप ध्यान देंगे 1757 में अंग्रेज़ों ने पलासी की लड़ाई लड़ी। और पलासी के बाद उनके पास बहुत अधिक बंगाल का संसाधन उनके हाथों में आ गया। और जब बंगाल का संसाधन उनके हाथों में आ गया तो भारत को जीतना उनके लिए आसान हो गया। अब हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड जानेंगे तो चीज़ें और भी स्पष्ट हो जाएंगी। दूसरा कर्नाटक का युद्ध कब से कब हुआ, 1749 से 1754। दूसरा कर्नाटक का युद्ध 1749 से 1754 हुआ। और इसका मुख्य कारण क्या था, लिखेंगे दूसरा कर्नाटक का युद्ध, सेकेंड कर्नाटिक वॉर। दूसरा कर्नाटक का युद्ध, बैटल्स कहें, वॉर तो नहीं ही था, बैटल ऑफ कर्नाटिक, या कहीं कहीं कर्नाटिक वॉर्स भी पढ़ने को मिलता है। तो क्योंकि इसमें बहुत सारी बैटल्स होती हैं। तो यह कब से कब हुआ, यह हुआ 1749 से 1754, 1749 से 1754, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, सेकेंड कर्नाटिक वॉर। तो इसका मुख्य कारण क्या था, पहले में क्या कारण था, 1746 से 1748 वाले में क्या था, वहाँ भी उत्तराधिकार का था। आप गौर करेंगे कि किसी भी विदेशी शक्ति को, आप लोग 1857 की लड़ाई के बारे में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो आपको पता है कि झांसी के मामले में अंग्रेज़ों ने कैसे हस्तक्षेप दिया था,
उत्तराधिकार के ही प्रश्न को लेकर। तो यह उत्तराधिकार का प्रश्न जो था वो राजाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती थी। प्राचीन समय से ही देखिए, अजातशत्रु से लेकर आप जहाँ भी जाएं, स्कंदगुप्त और आगे भी पढ़ेंगे, बढ़ते जाते हैं मुगल साम्राज्य में भी, तो उत्तराधिकार का प्रश्न एक बहुत बड़ा प्रश्न होता था। तो उत्तराधिकार के प्रश्न पर ही पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था, क्योंकि लेकिन उत्तराधिकार का प्रश्न कहाँ का था वह कहाँ का था, तो वह यूरोप का मामला था। यूरोप में भी ऑस्ट्रिया कि हैब्सबर्ग एम्पायर की रानी कौन बनेगी, लेकिन यहाँ जो था, यहाँ भी उत्तराधिकार का ही मामला था। लेकिन ये कहाँ था, तो यह इंडिया में था और दो जगहों का था। एक आपको कर्नाटक का था और एक हैदराबाद का था। एक कर्नाटक का था और एक हैदराबाद का था। तो अब कर्नाटक और हैदराबाद के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग समझें कि तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर ये विवाद क्यों हो रहा था और इस विवाद के पीछे आखिर मेन वजह क्या थी। तो देखिए, दिल्ली में मुगलों का शासन था। तो होता यह था कि दिल्ली में कौन थे, दिल्ली में कौन होता था, तो बादशाह होता था। और उसके नीचे क्या होता था, तो हैदराबाद नाम का सूबा था, हैदराबाद सूबा था। और ये यहाँ पे होते थे सूबेदार, अंग्रेजी में इसे गवर्नर भी कहते हैं। और इसके नीचे, हैदराबाद के नीचे ही था कर्नाटक। एक तरह से इसके ही बातें तो वो दिल्ली के बादशाह की मानता था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए उसे हैदराबाद के जो सूबेदार थे उनकी बातें माननी पड़ती थी। तो कर्नाटक में नायब सूबेदार था। तो हैदराबाद के बारे में हम लोग जब अगले क्लासेज में मुगलों के कमज़ोर हो जाने के बाद, लेटर मुगल जो कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनके कमज़ोर हो जाने के बाद जो क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी क्रम में हैदराबाद भी एक क्षेत्रीय राज्य था, जहाँ का शासक निजाम कहलाता था। यह क्या कहलाता था, निजाम। और यह क्या कहलाता था, नवाब। और ये तो बादशाह कहलाते ही थे। तो बादशाह के नीचे निजाम और निजाम के नीचे कौन होते थे, नवाब। और आप देखेंगे कि एक समय आता है जब मुगल वंश के उत्तराधिकारी बेहद कमज़ोर हो जाते हैं, वो अपने बाप दादाओं के द्वारा छोड़े गए राज्य पर नियंत्रण नहीं स्थापित रख पाते हैं, तो धीरे धीरे सभी मुक्त होकर अलग अलग अपना राज्य बसाते हैं। तो वैसे ही हैदराबाद भी क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था, एक तरह से स्वतंत्र हो गया था। और इस हैदराबाद से कर्नाटक भी स्वतंत्र हो गया था। जब दादाजी की बात बेटा नहीं मान रहा हो तो बेटा की बात पोता कैसे माने, तो ऐसा ही हुआ था। तो इस तरह से एक तरह से स्वतंत्र हो गए थे। और यहाँ पर जो हैदराबाद की जो स्थिति आती है, अब हम लोग थोड़ा उसके बारे में पढ़ते हैं, हैदराबाद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आप लिख लेंगे कि उत्तर मुगलों के समय हैदराबाद, दिल्ली से उत्तर मुगलों के समय, लिख लें, उत्तर मुगलों के समय दिल्ली से हैदराबाद और हैदराबाद से कर्नाटक, दिल्ली से हैदराबाद और हैदराबाद से कर्नाटक प्रायः स्वतंत्र हो गए थे। During the reign of later Mughals, Hyderabad became almost independent from
the rulers of Delhi and Nawab of Karnataka became independent from निजाम ऑफ हैदराबाद। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा हैदराबाद की स्थिति को जान लेते हैं। तो हैदराबाद देखिए, हैदराबाद कहाँ है? तो ये है हैदराबाद। ये निजाम लिखा हुआ है। ये 1765 का मैप है, थोड़ा बाद का मैप है, लेकिन इसे हम लोग इसी के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए हैदराबाद है, ये निजाम, यहाँ देखिए निजाम लिखा हुआ है। तो ये होता है कि 1748 में 1700 लिख लेंगे, 1748 में हैदराबाद के निजाम आसफ जाह निजामुल मुल्क या निजामुल मुल्क आसफ जाह, निजामुल मुल्क निजामुल मुल्क का मतलब हुआ पूरे मुल्क का निजाम, निजामुल मुल्क आसफ जाह की मृत्यु हो गई। In 1748 the Nizam of Hyderabad, Nizamul Mulk Asaf Jah died. अब होता ये है कि ये मर जाते हैं, तो पहले राजा महाराजाओं के बहुत सारे बच्चे होते थे, इन्हें भी 2-3 थे। तो इसमें क्या होता है कि एक है इनका बेटा और एक है इनका पोता। एक है इनका बेटा और एक है इनका पोता। तो बेटा है इनका नासिर जंग और पोता है मुजफ्फर जंग। यानी क्यों भाई चाचा, ओए भतीजा, ये चाचा भतीजा के बीच क्या होती है? कुर्सी की लड़ाई शुरू हो जाती है। कुर्सी की लड़ाई शुरू हो जाती है कि कौन बैठेगा। तो उत्तराधिकार का प्रश्न यहीं से शुरू होता है। अब इन्हें क्या था, नासिर जंग को निजाम ने अपना उत्तराधिकारी साबित किया था, कहा था कि ये मेरा उत्तराधिकारी होगा, बताया था। मुजफ्फर जंग ने क्या किया कि निजाम के जो ऊपर वाले थे यानी मुगल, उनसे ही ले लिया कि आप मुझे उत्तराधिकारी बना दीजिए। इन्होंने कहा कि मुझे तो मुगल ने उत्तराधिकारी बनाया है। और मुगल तो उस समय कमज़ोर थे, लेकिन उन्हें मदद करने वाले और लोग थे, और वे कौन थे? वे थे फ्रेंच और इंग्लिश और फ्रेंच। तो निजाम नासिर जंग के लिए की मदद करने के लिए कौन आए? तो अंग्रेज आए, इंग्लिश आए, और इनकी मदद करने के लिए, मुजफ्फर जंग की मदद करने के लिए फ्रेंच आए। इनकी मदद के लिए अंग्रेज आए और एक की मदद के लिए फ्रेंच आए। तो अब देखते हैं हम लोग कि होता यह है, आप लिख लें कि निजामुल मुल्क आसिफ जाह की मृत्यु के बाद, निजामुल मुल्क आसिफ जाह की मृत्यु के बाद उनके बेटे नासिर जंग, उनके बेटे निजामुल मुल्क आसिफ जाह की मृत्यु के बाद उनके नासिर जंग
और उनके नासिर जंग और निज़ाम के पोते मुजफ्फर जंग दोनों ने निज़ाम के पद पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। निज़ाम के बेटे नासिर जंग और निज़ाम के पोते मुजफ्फर जंग दोनों ने निज़ाम के पद पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। After the death of Nizamul Mulk Asaf Jah, his son Nasir Jang and his grandson Muzaffar Jang both laid their claims on Hyderabad। अब क्या होता है कि दोनों तरफ से मयानें खिंच जाती हैं और यहाँ पर कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स होती हैं, और वे ट्विस्ट एंड टर्न्स जो हैं वो जानने के लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन थोड़ा जान लेते हैं ट्विस्ट एंड टर्न्स को। इसमें होता यह है कि अभी हम लोगों ने देखा था नासिर जंग, तो ये है नासिर जंग के साथ कौन आए? तो अंग्रेज आए। और मुजफ्फर जंग के साथ कौन आए? तो फ्रेंच आए। कौन आए? तो फ्रेंच आए। अब याद कैसे रहेगा? तो देखिए MNEF, अंग्रेज और फ्रेंच तो आपको याद ही है। तो देखिए जो कम है उसके साथ ज़्यादा वाला जुड़ जा रहा है, और जो ज़्यादा है उसके साथ कम वाला जुड़ जा रहा है। NE और MF दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14 5 19 ही आएगा। तो ये लोग जो हैं नासिर जंग के साथ अंग्रेज आ गए और मुजफ्फर जंग के साथ फ्रेंच आ गए। अब देखिए ये दोनों हैं 19 है ना, 14 जोड़ 5 19 और 13 जोड़ 6 बराबर 19। तो जीतेगा कौन? अभी तक तो मामला बराबर है। अब यहाँ पे क्या होता है, चंदा साहब आ जाते हैं। इनके बारे में भी थोड़ा देर में पढ़ेंगे। इनके साथ चंदा साहब आ जाते हैं तो इनका पलड़ा भारी हो गया। तो जीतेगा कौन? यही जीतते हैं। तो जीतते भी यही हैं, लेकिन इससे पहले क्या होता है वो जान लेते हैं। नासिर मुजफ्फर जंग, फ्रेंच और चंदा साहब ये हारते हैं शुरू में, यहाँ पर हारते हैं इससे, नासिर जंग से। और नासिर जंग क्या होता है, सेना में विद्रोह हो जाता है। यहाँ पे ट्विस्ट टर्न हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है, नासिर जंग इन्हें तो शुरू में हरा देता है, इन्हें हराकर जब वो आगे बढ़ता है तो इसकी सेना में विद्रोह हो जाता है। इसकी सेना में क्या होता है, विद्रोह हो जाता है। और विद्रोह होने के बाद नासिर जंग की मृत्यु हो जाती है, नासिर जंग की हत्या हो जाती है, और आखिरकार में कौन विजेता निकला? आखिरकार में मुजफ्फर जंग बन जाता है निज़ाम। ये यहाँ से आगे बढ़ के ये यहाँ पहुँच जाता है, निज़ाम बन जाता है। ये हैदराबाद का निज़ाम मुजफ्फर जंग बन जाता है। चंदा साहब के बारे में हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो आप लिख लेंगे कि नासिर जंग ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी सेना को हराया। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी सेना को हराया। ब्रैकेट में लिखने जिंजी नदी के तट पर, हालांकि यह प्रश्न नहीं आएगा किस नदी के तट पर, हराया। किंतु सैन्य विद्रोह में
सैन्य विद्रोह में नासिर जंग की हत्या हो जाती है। सैन्य विद्रोह के बाद नासिर जंग की हत्या हो जाती है, यानी जीत कर भी वो हार गया एक तरह से। और फ्रेंच गवर्नर, फ्रांसीसी गवर्नर, आप लिखते जाएंगे, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम बना देता है। अच्छा, ये क्या होता है यहाँ पे देखिए, ट्विस्ट एंड टर्न कितना है। ये होता क्या है कि अच्छा, एक लाइन और लिख लें, मुजफ्फर जंग डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र का गवर्नर बना देता है। कृष्णा नदी के दक्षिण से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र का गवर्नर बना देता है या सूबेदार बना देता है। और मुगल बादशाह से नवाब की उपाधि भी दिलवाता है। मुगल बादशाह से नवाब की उपाधि भी दिलवाता है। मुगल बादशाह से नवाब की उपाधि भी दिलवाता है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बहुत कुछ मिलता है। वो क्या मिलता है, तो ये 1 लाख की जागीर थी। ये सब जानकर कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है इतना। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 लाख रुपये मिलते हैं, उसके सैनिकों को भी 5 लाख रुपये मिलते हैं। आप जानते हैं पुराने समय में यह परंपरा थी। आप सल्तनत काल से देखिएगा कि जब मुस्लिम इन्वेडर्स, जो इस्लामिक इन्वेडर्स आते थे, तो वो लूटते थे और लूट का धन का एक हिस्सा जो था वो उनके सैनिकों में बढ़ जाता था। आईसिस वाले भी जैसे अभी करते थे कि लूटते थे तो उसे धन को बांट देते थे, और उस लूट के धन में स्त्रियों को भी एक धन माना जाता था, उन्हें भी बांट दिया करते थे। तो इस तरह की एक धारणा थी। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे होता यह है कि मुजफ्फर जंग की भी हत्या हो जाती है। मुजफ्फर जंग की भी हत्या हो जाती है। उसे पौंडीचेरी से हैदराबाद लाने के क्रम में, चूँकि पौंडीचेरी आप देखेंगे यहाँ पर है, तो सॉरी यहाँ है, वो मद्रास है। पौंडीचेरी से हैदराबाद लाने के क्रम में उसकी हत्या हो जाती है, और विरोधी लगे हुए थे पीछे, तो उसकी हत्या कर दी जाती है। और इसी क्रम में क्या होता है, सलाबत जंग जो है, निजाम का जो दूसरा बेटा है, वो निजाम बनता है। अब देखिए क्या क्या हुआ यहाँ पर, थोड़ा सा देख लें हम लोग तो समझने में आसानी होगी। होता ये है कि नासिर जंग अंग्रेज़ों के साथ लड़ता है, और किनसे लड़ता है, तो मुजफ्फर जंग से लड़ता है, और चंदा साहब हैं कर्नाटक के हैं, उनसे लड़ता है, और फ्रेंच से लड़ता है। यहाँ पर वो ये जीत जाता है, ये हार जाते हैं। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है सैन्य विद्रोह हो जाता है। और सैन्य विद्रोह के बाद क्या होता है, सैन्य विद्रोह के बाद नासिर जंग की हत्या हो जाती है। नासिर जंग खत्म।